हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास नंबर 6। फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में कंप्यूटर की पढ़ा था किस तरह से आप एड्रेस को डील करते हैं एक्सेस के अंदर। आपको मैंने बताया था एड्रेस जो होते हैं एक्सेल में, मिक्स एड्रेस, रिलेटिव एड्रेस और एब्सोल्यूट एड्रेस के बारे में, उनको किस तरह से यूज करते हैं, क्या उनका यूजेज है, आपको एक रनिंग सम, क्युमुलेटिव सम निकाल के मैंने दिखाया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जो आज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम नेक्स्ट टॉपिक जो करने वाले हैं वो रैंडम नंबर से रिलेटेड है। तो किस तरह से रैंडम फंक्शन का यूज करके हम रैंडम नंबर, रैंडम डेट और रैंडम कैरेक्टर्स जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखो, इस क्लास में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। किस तरह से, जैसे आप मान लिया ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, बैंक से ट्रांजैक्शन करते हो, या ऑनलाइन जैसे पेटीएम पे आपको पेटीएम यूज करते हैं, लॉगिन करना पड़ता है। तो लॉगिन करते वक्त आपके पास एक ओटीपी आता है, तो वो ओटीपी किस तरह से जनरेट होते हैं, क्या लॉजिक होता है ओटीपी के पीछे। बैंक की कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है आपको, ऑनलाइन पेमेंट करनी है, पेमेंट ट्रांसफर करना, तो वहां पे भी ओटीपी जनरेट होता है। और हर बार जो है ओटीपी अलग अलग डिफरेंट ओटीपी निकल के आता है। तो किस तरह से, क्या लॉजिक होता है ओटीपी का, किस तरह से जनरेट होता है, तो वो हम सीखेंगे आज MS एक्सेल में। ठीक है, फिर कैरेक्टर को किस तरह से जनरेट करते हैं हम, रैंडम कैरेक्टर निकालना, क्योंकि ओटीपी में कभी क्या होता है, आप जैसे कुछ बैंकों में ओटीपी आता है या पेटीएम में आप देखते हैं केवल डिजिट्स में ओटीपी होते हैं, और कहीं कहीं क्या होते हैं कैरेक्टर और डिजिट दोनों को मिक्स होते हैं। तो उस तरह से कैसे हम निकालते हैं, तो वो हमें देखना है। थर्ड चीज हम डेट के बारे में, इसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग मजा आने वाला है। आज आपको पता चल जाएगा, आपको आज तक ये तो पता होगा कि मैं इतने साल का हो गया, लेकिन कितने दिन का हो गया मैं, वो भी हम आपको बताएंगे। आप किसी की भी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको फॉर्म भरना होता है, तो फॉर्म भरने में आपको कैलकुलेट करना होता है मोटा मोटा, यार इतने साल का तो हो गया मैं, लेकिन कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का हुआ, या आपको टोटल करना हुआ, आज मैं 9000 दिन का हो गया जब से पैदा हुआ, 8000 दिन का हो गया। किस तरह से किसकी एज कैलकुलेट, डेज में कैलकुलेट करेंगे, ईयर में, एक्यूरेट सेकंडों में हम किस तरह से निकालेंगे। तो रैंडम डेटा भी जनरेट करना है हमको, डेट के अकॉर्डिंग, कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग और नंबर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, इसमें हम आपको देखो रैंडम नंबर्स का क्या है, जैसे आप प्रैक्टिस करने के लिए आपको बोला गया, आप एक सीट बनाइए, प्रैक्टिस के लिए करनी है। ठीक है, जब आप क्लास में जाते हैं, प्रैक्टिकल करना है MS एक्सेल का, नॉर्मली आपको एक मार्कशीट बनाने के लिए दे दी गई कि 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके 5 सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए आप डेटा फिल कीजिए। अब 10 स्टूडेंट, 5 सब्जेक्ट, टोटल कितने फिल करने हैं मार्क्स आपको, 50। ठीक है, तो 50 मार्क्स आप टाइप करेंगे, तो टाइप करने में आपको कुछ टाइम लगेगा, 4 मिनट 5 मिनट, लेकिन किस तरह से आप ये डेटा को जनरेट कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर। ठीक है, या कुछ सेकंड के अंदर, कितना भी बड़ा डेटा हो, आपको पूरी एक्सेल सीट भरनी है 1 मिनट के अंदर, किस तरह से आप फिल करेंगे, तो वो हम देखेंगे आज रैंडम डेटा में। तो इसके लिए इसका बहुत ज्यादा यूज होता है कि आप क्वेश्चंस किस तरह से यूज करेंगे, फंक्शंस किस तरह से यूज करेंगे। एक दूसरा यूज मैं और बताता हूं आपको, आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे। ठीक है, ऑनलाइन बैंक के एग्जाम होते हैं, SSC भी अब ऑनलाइन कर दी, और बहुत सारे ऑनलाइन आप प्रैक्टिस सेट करते हैं, स्टडी खजाना की वेबसाइट्स पे जाके, वहां पे प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, आपको ऑनलाइन एग्जाम देते हैं। तो क्या होता है ऑनलाइन एग्जाम में, आपने देखा होगा एक यूनिक चीज होती है कि हमने पेपर बनाया, 100 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस क्या है, एक स्टूडेंट पे पहला क्वेश्चन कोई और आ रहा है, दूसरे स्टूडेंट पे कोई दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, तीसरे स्टूडेंट पे कोई तीसरा क्वेश्चन, हर स्टूडेंट पे बराबर नहीं आते। पहले जब ऑफलाइन OMR पे होता था, OMR पे क्या होता था, 4 या 5 सेट बना दिए। ठीक है, पर्टिकुलर 5-5 क्वेश्चंस का पेयर रहता है उसमें, कि शुरू के 5 क्वेश्चन जो है वो पहले सेट में, A वाले सेट में 1 से 5 क्वेश्चन होंगे, वो B वाले में 5 से 10 में हो जाएंगे, C वाले में 15 से 20 में हो जाएंगे, इस तरह से 25-25 का करके 25 वाले को फिर 5-5 में डिवाइड, या 4 सेट है तो उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर क्या होता है, 4 या 5 सेट के बाद रिपीटेशन, सेट बने हैं, A सेट, B सेट, या XYWZ जो भी आपको बनाना है। ठीक है, लेकिन जो हमारा कंप्यूटराइज एग्जाम होता है, इसमें कोई सेट नहीं होता, वहां पे किसी भी बंदे के पास कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है।
एक बंदे के पास पहला क्वेश्चन जो हमने डेटाबेस में फिल किया फर्स्ट क्वेश्चन ही आ गया, एक के पास 90 क्वेश्चन आ गया, एक के पास 60 आ गया, एक के पास 100 ही आ सकता है। तो इस तरह से कोई सा भी क्वेश्चन रैंडमली पिक हो सकता है, आपको कोई प्री डिफाइन नहीं है किसके पास कौन सा, आने को सबके पास सेम भी आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आप ओटीपी जनरेट होता है मोबाइल में या ट्रांजैक्शन करते वक्त, तो मोबाइल पर जो ओटीपी आता है, तो ओटीपी हर बार 99% चांसेस रहते हैं अलग अलग ओटीपी जनरेट होते हैं। आप 1 सेकंड के अंदर ही दूसरा ओटीपी करो, 2 बार क्लिक करके दोबारा जनरेट करो, तब भी आपको अलग मिलेगा। आप अगले दिन करें तब भी, लेकिन कुछ चांसेस है सेम भी आ सकता है। ठीक है, तो क्या होता है, ओटीपी जनरेट करना ये रैंडम डेटा से होता है। ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पिक करने वो भी रैंडम डेटा से होता है। तो हम रैंडम डेटा पे डील करेंगे आज के लेक्चर में। तो रैंडम जो है फंक्शन किस तरह से एक्सेल में होता है। एक्सेल में 2 तरह के रैंडम फंक्शंस यूज होते हैं, एक होता है रैंड और एक होता है रैंड बिटवीन। ठीक है, तो इन फंक्शंस के बारे में हमें समझना है क्या है। तो मेनली हमारे काम का सबसे ज्यादा होगा वो रैंड बिटवीन होगा। तो मैंने आपको बताया कौन कौन से फंक्शन है। एक फंक्शन है रैंड, RAND, ठीक है, और दूसरा ये फर्स्ट है रैंडम नंबर जनरेट करने का, रैंडम नंबर्स। पहले हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर कैरेक्टर्स पे आएंगे और फिर डेट्स पे जाएंगे। तो रैंडम नंबर्स के बारे में करना, एक फंक्शन होगा रैंड। एक ध्यान रखना, जब भी फंक्शंस या फॉर्मूले की बात की जाए तो एक्सेल में कुछ 2-3 फॉर्मूले ही हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लॉजिकल फॉर्मूले होते हैं, उनको छोड़ के हर फॉर्मूला जो होता है उसमें आपको ब्रैकेट लगाना है। यही फंक्शन की खासियत है कि आपको पहचानने हैं फंक्शन क्या होते हैं। तो फंक्शन में ब्रैकेट लगा होता है, जैसे यहाँ पे रैंड लिखा हुआ है, रैंड के साथ ब्रैकेट लगा हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट होते हैं, ओपन और क्लोज। ठीक है, उसमें आर्ग्यूमेंट पास करो नहीं करो वो अलग फॉर्मूले पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला का जो सिंटैक्स होता है उसमें आप ब्रैकेट लगा दिया, मतलब फॉर्मूला बन गया वो। ठीक है, तो रैंड फंक्शन होगा। एक दूसरा फंक्शन होगा रैंड बिटवीन नाम से, रैंड बिटवीन। ये 2 फंक्शन है। अब हमें इन फंक्शन के बारे में समझना है किस तरह से यूज होते हैं। तो हम पहले आते हैं रैंड फंक्शन पे। रैंड फंक्शन हमारे यूज का ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये क्या करता है, रैंडम नंबर ही जनरेट करेगा, ये ओनली नंबर, ना तो कोई ये कैरेक्टर करेगा ना डेट करेगा, ये नंबर के लिए। और नंबर भी कैसा करेगा, नंबर भी ये केवल 0 और 1 के बीच में जनरेट करेगा। ठीक है, अगर आपको कोई डेसिमल वैल्यू लेके आनी है, डेसिमल नंबर्स लेके आने हैं 0 और 1 के बीच में, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, रैंड फंक्शन यूज करेंगे। देखो किस तरह से होता है रैंड फंक्शन, आप लिखेंगे इक्वल टू RAND रैंड और ब्रैकेट बंद कर देंगे इस तरह से, और एंटर करेंगे तो कोई भी रैंडम नंबर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, कहां से, ये क्या करता है, रिटर्न एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 1। ठीक है, ओनली 0 और 1 के बीच की वैल्यू ही आपको रिटर्न करके देगा। ठीक है, अब दूसरी चीज और ध्यान रखनी, इसमें 0 और 1 के बीच बोला है मैंने, 0 और 1 नहीं देगा। ठीक है, यहां पर आएगा, आपको इस तरह से लगा देते हैं हम कि 0 और 1 के बीच में होगा, बिटवीन लिखा हुआ, एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 1। ठीक है, एक्सेप्ट 0 and 1। ठीक है, 0 और 1 को छोड़ के, यानी हमेशा डेसिमल वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो देखो मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूं इसका किस तरह से जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम एक्सेल प्रैक्टिकल पर। तो ये मेरी एक सेल है, मान लिया यहाँ पर मैंने क्लिक किया H4 में, तो मैं फंक्शन लिखूंगा इक्वल टू RAND रैंड और ब्रैकेट लगा दिया आपने। देखो यहाँ पर जब भी आप फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन के आगे लिखा भी आ रहा है किस तरह से, रिटर्न ए रैंडम नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 1, 1 से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे लगाया आपने, ब्रैकेट लगा दिया है। ठीक है, एंटर किया तो क्या वैल्यू आ गई, 0.619835 आया। मोस्टली चांसेस रहेंगे कि डेसिमल में ही आएगा वो, 99.99%। ठीक है, 0 और 1 के बीच में डेसिमल में वैल्यू आ रही है। तो ये लिखा है हमारे पास, पहला वैल्यू है। अब देखो रैंडम नंबर की एक खासियत होती है कि मान लिया आपने ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपने क्लिक किया,
एक नया नंबर जनरेट हो, दोबारा क्लिक किया तो दूसरा जनरेट हो जाएगा, तीसरी बार क्लिक किया तो तीसरा जनरेट हो जाएगा। यानी तब भी जब भी आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं अलग अलग रैंडम नंबर जनरेट होते हैं। तो यहां भी ये रैंडम नंबर कहां से आ रहा है, सीट से आ रहा है। ठीक है, जो आपकी सीट खुली हुई है एक्सेल सीट, वहां से आपको रैंडम नंबर जनरेट करके दे रहा है रैंड। ठीक है, अब ये जो है आप सीट पे कोई भी एक्शन परफॉर्म करेंगे हर बार वो फॉर्मूला लगा ही हुआ है आपका, वहां पे एक नया नंबर जनरेट हो जाएगा। अब देखिए मैं फंक्शन नहीं लगा रहा हूं, यहाँ पे ये वैल्यू आप ध्यान देना 0.61 है। ठीक है, अब मैंने कुछ वैल्यू लिख दी, यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया, जैसे ए टाइप कर दिया अलग सेल में भी, तो आप एंटर करेंगे, वैल्यू क्या होगी आपकी, जो 0.61 थी 0.24 हो गई, यानी वो दूसरा नंबर जनरेट हो गया। जब भी सीट पे कोई भी एक्शन परफॉर्म किया जाएगा रैंड फंक्शन क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा वो। ठीक है, कॉल हो जाएगा अपने आप, तो कॉल हुआ तो वो दोबारा से कॉल हुआ, उसने दोबारा एक वैल्यू दे दी। आप इसी तरह से इस फॉर्मूले को अगर ड्रैग करना चाहते हैं तो ड्रैग करेंगे यहाँ से, तो ड्रैग करा, हर बार आपको अलग अलग कुछ वैल्यू इसने शो कर दी है। ठीक है, तो इस तरह से कोई वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, रैंड फंक्शन के थ्रू। लेकिन अब देख रहे हैं हम रैंड फंक्शन के थ्रू आपने वैल्यू जनरेट करी 0 to 1, लेकिन हमारा ज्यादातर नीड 0 to 1 की नहीं है, हम अपनी मर्जी से निकालना चाहते हैं। जैसे मार्क्स देने हैं हमें या क्वेश्चंस देने हैं, क्वेश्चंस कितने हैं, 100 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो कहां से कहां तक के बीच के क्वेश्चंस आने चाहिए, 1 से 100 के बीच में आने चाहिए। या मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, 10 स्टूडेंट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, उनके मार्क्स आने हैं, तो 10 स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स कितने आएंगे, मान लिया मैक्सिमम मार्क्स 50 है, तो मिनिमम 0 आ सकते हैं, मैक्सिमम 50 आ सकते हैं। तो हमको एक लिमिट डिसाइड करनी पड़ेगी कि कहां से कहां तक को, उसका जो पड़ेगा 0 से 1 के बीच में तो आएंगे नहीं, कि वो उसके 50 भी आ सकते हैं, 40 भी आ सकते हैं, 35 भी आ सकते हैं, 45 भी आ सकते हैं। तो इस तरह से वैल्यू जनरेट हो अलग अलग तरीके से। ठीक है, हम पर्टिकुलर रेंज में वैल्यू जनरेट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से जनरेट करेंगे। तो अब जो हमारा मेन फंक्शन है वैल्यू जनरेट करने का रैंड फंक्शन के थ्रू, उस पे हम फोकस करते हैं कैसे यूज होगा। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है नॉर्मली कि रैंडम दे दिया आपको फंक्शन जनरेट करना, इतने से इतने के बीच कौन सा फंक्शन यूज होगा, या कोई फंक्शन दे दिया तो क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दूसरे उस पे आते हैं, वहां पे आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, मेन जो हमारा दूसरा होगा तो वो ये है कि रैंड बिटवीन यूज करेंगे हम। ठीक है, तो इस पे फोकस रखना है मेनली आपको, रैंड बिटवीन। तो ये क्या करता है, किस तरह से यूज होता है, तो इसका जो सिंटैक्स है रैंड बिटवीन का, वो सिंटैक्स है इक्वल टू RAND रैंड। रैंड मतलब रैंडम नंबर, और बिटवीन किस चीज के बीच में लेके आने हैं आपको, तो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे आप, बॉटम वैल्यू कितनी होनी चाहिए मिनिमम, और टॉप वैल्यू कितनी होनी चाहिए। यानी आप एक 2 आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं यहाँ पे, एक बॉटम और एक टॉप वाला। तो बॉटम होगा तो मिनिमम उतनी वैल्यू आ सकती है, और टॉप है तो मैक्सिमम उतनी वैल्यू आ सकती है आपकी। तो आपको जैसे निकालना है कि बच्चे के 50 में से मार्क्स देने, तो मिनिमम कितने आ सकते हैं, 0। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं कर रहा, नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव में भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो एकेडमिक में होता है वहां क्या हो रहा है कि मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 50 है, तो मेरी बॉटम वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है, और टॉप वैल्यू क्या हो गई है, 50 हो गई है। तो मैं अब 0 और 50 के बीच में रैंडम नंबर जनरेट करना चाहता हूँ। आपको सीट बनानी, देखो कैसे 1 सेकेंड में हम क्रिएट करेंगे रैंडम नंबर के थ्रू। तो यहां पर आपने लिखा है इक्वल टू रैंड बिटवीन। ठीक है, पहले समझ लेते हैं इसमें, और बॉटम हो गया मेरा 0 और टॉप हो गया 50। तो 0 और 50 के बीच में कोई भी वैल्यू ये रिटर्न कर देगा, और ये वैल्यू 0 भी हो सकती है और 50 भी हो सकती है। ठीक है, 0 और 50 को इंक्लूड करके और इनके बीच की कोई भी वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा। तो यहां पर हमने लिखा इसका जो फंक्शन का रिजल्ट आ रहा है क्या है, रिटर्न एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 50 इंक्लूडिंग 0 and 50, 0 और 50 को इंक्लूड करके देगा। ठीक है,
तो अब देखेंगे इसका किस तरह से यूज होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू रैंड बिटवीन 0-50, तो मान लिया मेरे पास किसी स्टूडेंट के मार्क्स आ गए 23। आपने दोबारा फॉर्मूला या एक्शन परफॉर्म किया तो वहाँ पे 43 भी आ सकते हैं, 36 भी आ सकते हैं, अलग अलग जनरेट होंगे। अब इसका लॉजिक आपको समझना है प्रैक्टिकली कैसे होगा, ठीक है। आइए अब मैंने एक सीट ले ली, न्यू सीट ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक मार्कशीट बना के आपको दिखाता हूँ किस तरह से जनरेट करने। मैं 10 स्टूडेंट्स के नाम लिखूंगा, उनके 5 सब्जेक्ट्स हैं, उनके नंबर जनरेट करने हैं रैंडमली। तो मैंने स्टूडेंट के नाम लिख लिए, जैसे यहाँ पे एक कॉलम की हेडिंग दे दी नेम, और वहाँ पर नेम लिखे हुए हैं राम, राज, सैम, जॉन, अजय, विजय, अमित, सुमित, मोहित और रोहित, ठीक है। और कौन कौन से सब्जेक्ट रखने हैं, सब्जेक्ट में हो गए जैसे मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर में आपको हो गया वर्ड, एक्सेल और इंटरनेट। ये 5 सब्जेक्ट ले लिए मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू जनरेट करनी। अब ये एरिया है, देखो मार्क्स फिल करने हैं स्टूडेंट के, तो इस एरिया में मुझको फिल करने जो मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पर, ठीक है। यहां से यानी B2 से लेकर F11 तक मुझको वैल्यू लिखनी है, ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूं, तो कंफर्म तो है नहीं मुझे कितने मार्क्स हैं, क्योंकि अगर मुझको फिल करना दिया कंफर्म तो मुझको टाइप करना ही है वे, ठीक है। लेकिन कंफर्म नहीं है तो मैं प्रैक्टिस के लिए कोई भी डेटा रैंडमली बनाऊंगा ना, कुछ भी वैल्यू लिखूंगा। तो लिखने के लिए मुझको ये 50 सेल फिल करने के लिए 2-3 मिनट लग जाएंगी, ठीक है। अगर ज़्यादा बड़ा डेटा होगा, ये 50 सेल या 500 सेल कर दे तो आप टाइप करते रह जाएंगे। तो किस तरह से अब हम जनरेट करेंगे रैंडम डेटा, तो आपको केवल एक सेल में फॉर्मूला लिखना है, बाकी में अपने आप हो जाएगा। देखिए किस तरह से करेंगे। आपने यहाँ पे लिखा इक्वल टू, ध्यान देना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। RAND रैंड बिटवीन, देखो जैसे यहाँ पे RAND लिखा तो 2 फॉर्मूले अपने आप ड्रॉप हो गए, एक रैंड और एक रैंड बिटवीन, ठीक है। तो आपको जो भी फॉर्मूला है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, एरो की से आप ऊपर नीचे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, जैसे आपने अभी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है रैंड बिटवीन और लिखा हुआ है ओनली रैंड, तो आप टैब दबा दीजिए, वो अपने आप लिखा आ जाएगा और ब्रैकेट भी लग जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है, आप टाइप करेंगे, फॉर्मूला अगर नीचे आ रहा टैब दबा देंगे तो वहां से हो जाएगा। अब फॉर्मूले के जैसे आप टाइप करेंगे तो नीचे वो हिंट भी देता रहता है आपको कैसी वैल्यू करनी है, ठीक है। पास कौन कौन सी वैल्यू करनी, तो क्या आ रहा है इसमें बॉटम कोमा टॉप, ब्रैकेट में लिखा आ रहा है बॉटम कोमा टॉप। तो बॉटम वैल्यू क्या है मेरी, मिनिमम कितने मार्क्स आ सकते हैं 0, और टॉप वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 50 आ सकते हैं, ठीक है। तो 0 और 50 के बीच में निकालने हैं मुझको। तो यहां पर मैंने 0 और 50 लिख दी और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। तो देखो इसने एक मार्क्स दिया है 33, ठीक है। तो एक वैल्यू जनरेट होगी 33। अब ध्यान देना, अब यहां पर क्या होगा, मुझको बाकी सेल में भी करनी, एक सेल की तो मेरे पास वैल्यू आ गई, बाकी सेल में करनी तो मुझे राइट में जानी, राइट में सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी मैं केवल राम के कर रहा हूं राइट में, ठीक है। तो मैंने कर दिया यहां पर, अगर फॉर्मूला राइट में ड्रैग करना होता है इस फॉर्मूले को तो क्या करते हैं, शॉर्टकट की आपको बताई थी लास्ट क्लास में ड्रैग करने की। राइट में ड्रैग करने के लिए कंट्रोल R फॉर राइट, और डाउन में करने के लिए कंट्रोल D होता है, ठीक है, D फॉर डाउन। तो अब राइट में करना तो आप कंट्रोल R कर देंगे। तो अब आप ध्यान देखना, राम के मैथ में पहले कितने मार्क्स थे 33, लेकिन अभी कितने से हो रहे हैं 10। क्या 33 से 10 हो गए यार, ये तो गड़बड़ हो गई ना, क्योंकि पहले आपने मार्क्स दे दिए अपने आप चेंज हो गए, अभी तो शुरुआत हुई है गड़बड़ होने की। अभी और देखिए क्या होगा, अभी मुझको डाउन में करने हैं, तो डाउन में मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, और अभी कितने हैं ध्यान देना 10, पहले 33 थे राम के मैथ में, अब हो गए हैं 10। और अब मैं इसको डाउन में कर रहा हूं तो मैंने कंट्रोल D कर दिया। यहां भी आप देखेंगे 10, 42, 39, 13 और 25 हैं, और कंट्रोल D करते ही सारे मार्क्स कुछ चेंजेस हो गए। मैथ में तो 10 ही हो गए, लेकिन यहाँ 42 की जगह 40 हो गए, ये 47 हो गए। तो क्या हो रहा है, क्योंकि कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, नया रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, तो इसीलिए चेंज होते रहते हैं। अब आपने मार्कशीट तो बना ली, चलो डेटा जनरेट हो गया, तो आपको कितना टाइम लगा है
कुछ सेकेंड बाय इक्वल टू रैंड बिटवीन करके वैल्यू डालनी है और कंट्रोल आर और कंट्रोल डी करना है, ठीक है, सेलेक्ट करके। अब आपने देखा कि अगर मैं इस सीट पे कुछ काम करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे ए लिखा तो सारी वैल्यू चेंज हो गई है। अब देखो 40 हो गई फिर से मैथ में, और बाकी सारे नंबर भी चेंज हो गए। फिर भी मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, पी लिखा मैंने तो ये चेंज हो गए। तो क्या है, अगर मैं मान लिया इस डेटा पे कोई फॉर्मूला लगाऊंगा, कैलकुलेशन करूंगा या आगे एनालिसिस करूंगा इस टेबल को, हमारी जो दी हुई है अभी क्रिएट हुई है, तो क्या है, अभी जो यार कुछ वैल्यू और आ रही थी फिर वैल्यू चेंज हो रही, तो ये बहुत गड़बड़ है। रैंडम नंबर तो मेरे पास आ गए हैं, लेकिन वो रैंडम नंबर क्या हो रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर, कोई इधर जा रहा है कोई इधर। अभी तो कह रहा था यार मेरे 20 नंबर है, अभी कहने लगा 30 हो गए, अभी 40 हो गए, तो ये कैसे चलेगा, कोई फिक्स करने पड़ेंगे ना अब इसको। तो हमें ये इधर उधर कौन भगा रहा है, ठीक है, जो हमारे मार्क्स हैं लिखे हुए, ये इधर उधर कौन भगा रहा है कि अभी ये है फिक्स नहीं रह रहे, वेरिएबल हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, जबकि यह नंबर कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू हमको फिक्स करने के लिए क्या करना है, जो चीज हमको परेशान कर रही है अब उसको हटा दो, ठीक है। क्या कर रही है, रैंडम बिटवीन जो है, रैंड बिटवीन फंक्शन है, इससे ये नंबर आए थे और यही इनको चेंज कर रहा है। हमारा काम था रैंड बिटवीन से नंबर जनरेट कर दे भाई, अब बाय बाय हाथ जुड़वा ले जाओ, ठीक है। ये हो गया एक तरीका, तो नंबर हमारे पास आ गया, हमारा काम खत्म, रैंड बिटवीन का काम खत्म, रैंड बिटवीन जाओ भाई तुम, ठीक है। तो अब अभी आप देख रहे हैं हर सेल में जहां पे फॉर्मूला लगा हुआ है, तो फॉर्मूला शो हो रहा है या फॉर्मूला बार में, तो ये फॉर्मूला ही गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, नई वैल्यू जनरेट कर रहा है। तो मुझको क्या करना है, अब इस फॉर्मूले को हटाना है। तो कैसे हटाऊंगा कि इन सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो सेलेक्ट कर लेते हैं, यहां तक सेलेक्ट किया। तो सेलेक्ट करने के लिए आप पहली सेल पे क्लिक करेंगे और जहां तक आपके लास्ट में लिखी तो कंट्रोल शिफ्ट राइट में जाना तो राइट एरो, डाउन में जाना तो डाउन एरो, ये सेलेक्ट करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट नोट कर लीजिए, अगर आपको जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप एक सेल में हो और जहां लास्ट उसमें बिना गैप दिए हुए कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है वहां तक सेलेक्ट करना है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट और एरो का यूज करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करा तो राइट में जहां तक टेक्स्ट है वहां तक हो गया, और डाउन करा तो डाउन में जहां तक टेक्स्ट है वहां तक सेलेक्ट हो गया। अब हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, या होम के अंदर आपने देखा है यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी। अब पेस्ट में जाएंगे, इसी के ऊपर कहीं अलग नहीं करना है, यहीं पर पेस्ट करना है। क्या पेस्ट करना है, पेस्ट वैल्यू, ये भी क्या है, फॉर्मूला है, इसको वैल्यू बना देंगे। तो वैल्यू बना दिया, फॉर्मूला बार में देखिए 28 लिखा हुआ है, पहले क्या लिखा हुआ था, एक फॉर्मूला लिखा हुआ था, फॉर्मूला हट गया है। अब फॉर्मूला गया तो अब फॉर्मूला ही क्या कर रहा था, बार बार नई वैल्यू जनरेट कर रहा था। अब हमें नई वैल्यू नहीं करनी, हमको तो वैल्यू मिल गई, अब इन पर काम करना है। तो अब आप कुछ भी कीजिए, कहीं कुछ भी कीजिए, देखिए वैल्यू चेंज नहीं हो रही, 25 है, 47 है, 48 है, वही है, आप कितना भी काम कीजिए चेंज नहीं होंगे। तो डेटा जनरेट हो गया, फिक्स डेटा जनरेट हो गया। तो ये ध्यान रखना है, आपको कोई भी डेटा जनरेट करना होता है रैंडमली, तो रैंडमली जनरेट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, रैंड बिटवीन होगा। रैंड बिटवीन में 2 पैरामीटर जाएंगे, एक बॉटम वाली और एक टॉप वाली, ठीक है। अब डेटा जब जनरेट हो जाएगा आपका, तो उस डेटा को आपको पेस्ट वैल्यू करना है, ये जरूर रखना। अगर पेस्ट वैल्यू नहीं करेंगे तो डेटा फिक्स नहीं होगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो पेस्ट वैल्यू करेंगे तो इस तरह से डेटा आपके पास आ गया है। तो जिसको भी डाउट हो, कोई भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हमको मेल कर सकते हैं, बिल्कुल आपको पूरी तरह से आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से कोई डिफिकल्ट नहीं, बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है। तो यही क्रिएट होता है, ये रैंडम जो फंक्शन होता है, यही आप C++, जावा, .NET जो भी पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग, सब जगह यूज होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग मोबाइल पर रैंडमली डेटा आता है, ठीक है, जो OTP जनरेट होते हैं आपके मोबाइल पे या मेल पे, जहां भी आपको मंगाने होते हैं। तो जो OTP जनरेट होते हैं, रैंडम क्वेश्चन से निकल के आते हैं, तो उसी तरह से निकल के आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी चीज है कि फिक्स वैल्यू आ रही है, हो गई है हमारी यहाँ पे, लेकिन रिपीटेड है। क्योंकि रिपीटेड क्या होगा इनमें, रिपीटेड इसलिए होती है क्योंकि आपको 0 से मान लिया 5 के बीच में ही निकालने हैं, या 5 से 10 के बीच में रैंडम डेटा जनरेट करना है। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि यार मुझको जो फंक्शन या वैल्यू जनरेट करनी है रैंडमली,
तो ये रिपीट हो रही है बार बार वैल्यू, ठीक है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 25 यहाँ भी लिखा हुआ है और 25 इस सेल में कहीं और भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 यहाँ पर भी लिखा हुआ है, 1 यहाँ पर भी लिखा हुआ है और 1 यहाँ पर भी लिखा हुआ है, 3 जगह 1 आ रहा है। तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन क्या है, ये जो फंक्शन है रैंड बिटवीन, आप अगर नॉर्मली यूज करेंगे तो अगर आपने डाल दिया 0 से 5 या 5 से 10 डाल दिया, 50 सेल करी, तो 5 से 10 के बीच में भाई आपके जो इतने नंबर तो हैं जनरेट होंगे 6, ठीक है। तो वैल्यू कैसे आ जाएंगी 50 सेल में अलग अलग, तो ये क्या रिपीट वैल्यू, अगर आपकी सेल ज़्यादा हो रही तो रिपीट हो सकती है, अगर सेल उतनी है तो वो आ सकते हैं, लेकिन उसमें भी क्या होगा, रिपीट होने की चांसेस रहते हैं, ना रिपीट होने की कोई 100% गारंटी नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं वो आगे आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन है वो रैंड बिटवीन है, ठीक है। इसको कैसे यूज करना है ये मैंने आपको समझा दिया है, तो रैंड बिटवीन आप फंक्शन यूज करेंगे। अभी रैंड बिटवीन से मैंने रैंडम नंबर जनरेट किए हैं, ठीक है। अभी मैं जनरेट करता हूं, आपको देखो 100 नंबर जनरेट करूंगा, मुझको 50 से 100 के बीच में करने हैं, ठीक है। तो किस तरह से जनरेट करेंगे, मैंने एक नई सीट ली, यहाँ पे आप देखिए नई सीट ली और मैंने फंक्शन लगाया RAND रैंड बिटवीन, ठीक है, और 50 से 100 तक कर दिया, ठीक है। तो एक वैल्यू निकल के आ गई 93। अब मुझको जितना भी लेना है यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया डेटा, इधर भी सेलेक्ट कर लिए सेल और कंट्रोल D और कंट्रोल R कर दो, देखो सेल होगी। कितनी सेकंड लगी, 2-3 सेकंड लगी होंगी, ठीक है। कंट्रोल R कंट्रोल D तो करना है बस सेलेक्ट करके। तो ये देखिए इतना सारा डेटा जनरेट हो गया, आपको पूरी सीटी करनी है फिर कुछ भी कर सकते हैं, इतने सारे डेटा निकल के आ गए। अब आपको इनको फिक्स करना है तो एक बार और समझ लीजिए, आपने सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो के थ्रू, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और डाउन एरो, और फिर कॉपी करेंगे और कॉपी के बाद पेस्ट वैल्यू कर देंगे, तो ये फॉर्मूला हट के फिक्स हो गई है अब हमारे पास वैल्यू। तो इस तरह से रैंडम नंबर जनरेट करा जाता है, ठीक है। अब हम सीखेंगे किस तरह से, ये तो नंबर जनरेट हो गए हैं, ठीक है। नंबर के बाद अगर मुझको कैरेक्टर जनरेट करने हैं तो किस तरह से कैरेक्टर जनरेट करे जाएंगे उसके बारे में हम सीखेंगे। तो पहले समझ लेते हैं उसका क्या कोड होता है, क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं, समझते हैं इसके बारे में। देखिए अब मुझको रैंडम कैरेक्टर जनरेट करने, तो पहले कैरेक्टर के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। पहले क्या होता था, लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर में यूज होती थी पर्टिकुलर कुछ लिमिटेड लैंग्वेज में ही आता था। आप इंग्लिश में यूज करते थे ज़्यादातर, या मैथ के कुछ फंक्शंस यूज हो जाते थे, आपके डिजिट्स वगैरह आप यूज करते थे। तो नॉर्मली क्या होता था, ज़्यादातर मोस्टली कंप्यूटर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में चलता था, क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर जो सपोर्ट करने थे तो वो सपोर्ट करने की एक लिमिट थी, इतने कैरेक्टर ही सपोर्ट कर पाता है। लेकिन आजकल आप देखते हैं कंप्यूटर में आप हिंदी में खोल लो, इंग्लिश में खोल लो, पंजाबी, उर्दू, किसी में भी आप ओपन कर सकते हैं, चाइना में, जापानीज में, जैसे करना उसमें बना लो। तो ये किस तरह से चेंजेस हो, कंप्यूटर कैरेक्टर पे कैसे वर्क करता है, तो वो हमें पहले समझना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम समझते हैं, यहाँ पर एक होते हैं कोड होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी शॉर्टकट या फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपको। जैसे आपको याद रखने के लिए आस्की तो आप करते ही होंगे, तो आस्की से याद रखना है। वैसे इसको आस्काई कोड बोलते हैं, कोई कोई आस्की भी बोल देता है, याद रख लेना, ASCII हो गया, ठीक है। तो आस्की कोड या आस्काई कोड किस तरह से यूज होंगे ये हमें देखने हैं, इसका मतलब क्या होता है और किसने बनाया है। तो हमारा जो एक्सेल में कैरेक्टर सेट जो काम करता है वो इन आस्काई कोड पे ही काम करता है, ठीक है। तो ये कोड जो होते हैं किसने बनाए थे, ये सबसे पहले ANSI ने बनाए थे। ANSI क्या होती है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो जो कोडिंग होती है, आपने अगर कोई प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होगा, जिसने इंजीनियरिंग वगैरह की होगी, बीटेक या BCS C++ पढ़ी होंगी, तो उसको पता होगा इससे रिलेटेड, ये आस्काई कोड के बारे में भी वो जानता होगा और ANSI के बारे में भी। एक बुक आती है C लैंग्वेज की, ANSI C, क्योंकि उसमें भी प्रोग्रामिंग में एक स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं इसमें। तो क्योंकि कैरेक्टर जो सेट जनरेट किया है, कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट,
ठीक है। तो इस इंस्टीट्यूट ने एक कैरेक्टर सेट जनरेट किए थे कंप्यूटर लैंग्वेजेस के लिए, ठीक है। उस कैरेक्टर सेट को क्या बोलते हैं हम? आस्काई। जैसे आप कोई नंबर टाइप करते हो या कोई भी कैरेक्टर टाइप करते हो तो वो इस में चेंज हो जाता है। तो ये आस्काई कोड क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आस्काई कोड है, ठीक है। यानी जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो इंटरचेंज किस तरह से करी जाएगी, किस कोड में होगी। तो जो कंप्यूटर या इंटरनेट वर्क करता है वो इस स्टैंडर्ड पे काम करता था पहले, लेकिन एक्सेल में अभी भी ये यूज हो रहा है। तो वो स्टैंडर्ड हम देखते हैं क्या है इसमें। तो कैरेक्टर जो होते हैं, ठीक है, आप कोई भी सिंगल की प्रेस करें तो एक जो सिंगल होता है वो कैरेक्टर है। चाहे आपने ए प्रेस किया या 5 प्रेस किया तो वो क्या ट्रीट हो रहा है? एक कैरेक्टर। जब भी वो हो जाता है कलेक्शन या सेट ऑफ कैरेक्टर्स हो जाता है तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। तो कैरेक्टर को ज्यादातर हम सिंगल कोड में लिखते हैं और स्ट्रिंग को डबल कोड में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको उससे मतलब नहीं है, अभी सिंगल डबल से मतलब नहीं है। तो आपको देखना है कि कोई भी सिंगल डिजिट जो है, ठीक है, वो नंबर की हो, कैरेक्टर की हो, सिंबल हो, जो भी आपके कीबोर्ड पे दिखाई दे रहा कोई भी सिंगल, ठीक है, वो क्या है? एक कैरेक्टर है, ठीक है। आप कोई भी की प्रेस करें तो एक बार में एक की प्रेस कर रहे हैं तो वो की क्या जा रही है? एक कैरेक्टर प्रेस हो रहा है आपके कीबोर्ड से। तो वो कैरेक्टर जो किस तरह से स्टोर होता है मेमोरी में, वो किस तरह से वर्क करता है। पहले जो कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए जो कोड बना वो ANSI के आस्काई स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। इसमें एक कैरेक्टर को 1 बाइट का स्पेस दिया गया था मेमोरी में। कितना स्पेस लेता था एक कैरेक्टर? 1 बाइट। 1 बाइट मतलब 8 बिट्स बोल सकते हैं आप। अब कंप्यूटर क्योंकि बाइनरी में वर्क करता है तो बाइनरी में 2 डिजिट होती हैं बस, 0 और 1, ठीक है। तो 0 और 1 पे वर्क करेगा तो कितनी वो है? 2। तो टोटल 8 बिट में कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? आप किस तरह से वर्ड को सेट कर सकते हैं या कैरेक्टर को सेट कर सकते हैं। तो इसके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 की पावर 8 यानी 256 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। तो एक कैरेक्टर की जो मेमोरी है वो कितने कॉम्बिनेशन से बन रही है? 256। तो मतलब ये जो आस्काई कैरेक्टर बना था ये 1 बाइट के लिए बनाया गया था और ये जो 1 बाइट है 256 कैरेक्टर को सपोर्ट कर रही थी। एक तरह से आप समझना कि आस्काई कैरेक्टर जो होते हैं या आस्काई कोड जो होते हैं वो ओनली 256 कैरेक्टर को ही सपोर्ट कर सकते हैं। और उसमें 256 में आप देखेंगे इंग्लिश के ही हो गए, 26 कैरेक्टर कैपिटल लेटर्स, 26 कैरेक्टर स्मॉल लेटर्स, स्मॉल और कैपिटल दोनों तरह से टाइप कर सकते हो ना आप कीबोर्ड से। फिर 10 हो गई डिजिट्स हो गई मैथ्स की, कुछ स्पेशल सिंबल्स हो गए, ठीक है, जैसे कर्ली ब्रेसेस, कोमा, @ आप लगाते हैं, $साइन लगाते हैं, इस तरह के हो गए, फंक्शंस हो गए। और कुछ अलग से आप कैरेक्टर सेट निकालते हैं जो वहां पे आपको सपोर्ट करते हैं। तो केवल 256 तरह के कैरेक्टर ही कंप्यूटर सपोर्ट कर पाता है अगर आप यूज कर रहे हैं आस्काई कैरेक्टर का, ठीक है। तो 256 कैरेक्टर तो लिमिटेड लैंग्वेज के ही होंगे। अगर हम वर्ल्ड की अलग अलग लैंग्वेज लें तो बहुत सारे कैरेक्टर हो जाएंगे, तो वो ये सपोर्ट नहीं कर पाता था, ठीक है। लेकिन 256 में जब हम वैल्यू देखते हैं तो वैल्यू हम दे सकते हैं 0 से 255 तक की। तो आस्काई जब हम कोड निकालते हैं किसी भी नंबर का तो वो क्या होता है? 0 से 255 तक की हमको वैल्यू देनी होती है, ठीक है। 0 का एक कोड होगा, 1 का एक कोड होगा, 2 का कोड होगा, इसे 255 तक होगा। ये 256 नंबर बन गए, ठीक है। तो इस तरह से आस्काई में कैरेक्टर जनरेट करे जाते हैं इन कोड के अकॉर्डिंग। अब आप देख रहे हैं कि सर ने तो बता दिया यार पहले जो आस्काई कैरेक्टर यूज होते थे इसीलिए लिमिटेड लैंग्वेज ही कंप्यूटर में आती थी, लेकिन अब इतनी सारी लैंग्वेज कैसे आती हैं, ठीक है। तो अब जो कोड यूज हो रहा है, जो इंटरनेट की हम फाइल्स बनाते हैं, वेब पेज बनाते हैं, तो उन पे जो कैरेक्टर कोड यूज होता है, कैरेक्टर सेट यूज होता है, वो आस्काई कैरेक्टर सेट ना होके यूनिकोड या UTF यूज होता है,
ठीक है, तो मैं यूनिकोड के बारे में आपको बताता हूं। तो यूनिकोड जो कैरेक्टर सेट है, यूनिकोड कैरेक्टर सेट, तो यूनिकोड कैरेक्टर सेट में कैरेक्टर की जो लेंथ कर दी गई है मेमोरी के अंदर, वो 2 बाइट्स कर दी गई है। कितनी कर दी? 2 बाइट्स। 2 बाइट्स का मतलब 16 बिट्स हो गए हैं। अब जब 16 बिट्स हो गए तो इसमें 2 की पावर 16 यानी 65,534 कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। और 65,534 इतने हैं कि दुनिया की लगभग लैंग्वेज, सारी लैंग्वेज इसमें कवर हो जाती हैं, सब लैंग्वेज के कैरेक्टर आ जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास अब क्या होता है, अब हमने जब मेमोरी बुक साइज बढ़ा दिया है कैरेक्टर का, तो अलग अलग कैरेक्टर हम स्टोर कर सकते हैं कि इतने टाइप के कैरेक्टर, 65,534 टाइप के कैरेक्टर कंप्यूटर सपोर्ट कर सकता है आपका, या कोई वेबसाइट सपोर्ट करती है। जैसे गूगल पे जाते हो आप, वहां पे लैंग्वेज चेंज करना ना, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, ये वो सब, तमिल वगैरह आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्योंकि यूनिकोड पे बन रहे हैं। आपको कोई भी अपना भी पेज अगर कभी बनाने को आपको मन हुआ या आप बनाते हो, कोई अगर वेबसाइट डिजाइनिंग का काम करता है, तो अगर आपको हिंदी में भी सपोर्टिंग रखनी है अपनी वेबसाइट, तो आपको नोटपैड पे अगर करते हैं या कोई भी फाइल बनाते हैं, उसमें कैरेक्टर सेट, आप नोटपैड पर भी दिखाता हूं मैं किस तरह से होता है। देखिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, ये कैरेक्टर सेट कैसे यूज होते हैं। मैंने एक नोटपैड ओपन की, आप फाइल बनाते हैं नोटपैड पे, तो जब इस फाइल को आप सेव करते हैं, यहाँ पे मान लिया आपने कुछ भी लिखा है, उसको सेव करते हैं, तो सेव करने के यहाँ एनकोडिंग लिखी हुई है। मेरा माउस का कर्सर है जहां, वहां देखिए सेव के बराबर में, जहां पे सेव का ऑप्शन है उसके बराबर में लिखा हुआ है एनकोडिंग। एनकोडिंग ANSI लिखी हुई है। तो ANSI कौन सी कोड यूज करेगा? ASCII कैरेक्टर सेट यूज करेगा, यानी यहाँ पर केवल इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट कर रही है। लेकिन अगर ये एनकोडिंग आप UTF या यूनिकोड कर दोगे, तो यूनिकोड करने से आपकी बाकी लैंग्वेज भी सपोर्ट कर लेंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको एनकोडिंग यूज करनी पड़ती है। आपने देखा है कब से पहले किस तरह से यूनिकोड की, यार मैंने तो अब तक क्या किया है आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैं तो नोटपैड पर कोई टेक्स्ट लिखता हूँ और लिख के सेव कर देता हूँ, लेकिन कभी एनकोडिंग का ध्यान ही नहीं दिया। तो आज समझ लो ये एनकोडिंग है। कितने टाइप की है? ANSI की है, ASCII कैरेक्टर सेट, यूनिकोड है, UTF कोड है। ठीक है, इस तरह से आप यूज करते हैं इनको। अब देखते हैं हम यहाँ पर कैसे यूज करेंगे हम इनको। ठीक है, तो एक्सेल के अंदर आते हैं हम, प्रैक्टिकली इसमें आते हैं, तो यहाँ पे आपको सिखाएंगे हम किस तरह से यूज करेंगे। तो एक नई सीट ले ली है मैंने, यहाँ पर आते हैं, एक न्यू सीट क्रिएट कर ली, यहाँ पे न्यू वर्कशीट। ठीक है, आप एक फॉर्मूला होता है इक्वल टू कैर। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? इक्वल टू कैर। इस फॉर्मूले में आप देखेंगे कोई नंबर टाइप करना। मैंने आपको बताया कि एक्सेल कौन सा सपोर्ट कर रहा है? ASCII कोड सपोर्ट कर रहा है। तो ASCII में 0 से 255 के बीच की वैल्यू होती है। ठीक है, 256 टोटल कैरेक्टर है और नंबर क्या है? 0 से लेकर 255 तक। तो एक नंबर डालना है आपको 0 से 255 के बीच में। तो मैं अभी जैसे यहाँ पे 65 डाल दिया, तो एंटर करूंगा, मेरे पास एक A आ जाएगा कैरेक्टर। ठीक है, तो ASCII में जो होते हैं कैरेक्टर, जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, कुछ आपको याद रखने, सारे 256 की जरूरत नहीं है, कुछ समझ लीजिए। अगर फॉर्मूले में लिखा आ गया इक्वल टू कैर A लिख दिया, तो क्या आएगा आपसे पूछा गया, या इक्वल टू कैर 65 लिखा तो क्या आएगा आपसे पूछा, तो आपने अभी बताया, देखा यहाँ पे A आएगा। तो ऐसे ही अलग अलग कुछ लिखेंगे, तो वो हम देखेंगे किस तरह से यूज करते हैं। तो आपको उसके लिए क्या होता है, ASCII कैरेक्टर में नोट कर लेना कि 65 से लेकर 90 तक जो कैरेक्टर हैं वो रिजर्व है कैपिटल A to Z। कैपिटल A to Z 65 से 90 तक रिजर्व है। इसमें क्या होता है, जैसे 65 नंबर देंगे आप तो A आएगा कैपिटल, 66 देंगे तो कैपिटल B आएगा, 67 देंगे तो कैपिटल C आएगा। इसी तरह से करते जाएंगे और आप 90 लिखेंगे तो कैपिटल Z आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपको स्मॉल में जनरेट करने हैं, तो स्मॉल लेटर में जनरेट करने के लिए होता है 97 से 122 तक के जो कैरेक्टर सेट होते हैं वो स्मॉल A to Z के होते हैं।
ठीक है। जैसे आप 97 लिखेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल ए, 98 लिखेंगे तो स्मॉल बी, 99 लिखेंगे स्मॉल सी, इसी तरह से करेंगे 122 लिखेंगे तो स्मॉल जेड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कैरेक्टर सेट जनरेट करे जा रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसमें आपको बस ध्यान ये रखना है कि 97 से 122 तक स्मॉल ए टू जेड है और 65 से 90 तक कैपिटल ए टू जेड है। अब देखिए, अगर ये 0 से 32 तक अगर आप डालेंगे, कभी आपने देखा यार मैं डाल के देखता हूँ 10 क्या होता है, तो 0 से 32 तक होते हैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर क्या होते हैं? नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर वो कैरेक्टर हैं जो आपके कीबोर्ड पे नहीं है। ये क्या आते हैं, कभी कभी डिब्बे से बन जाते हैं, कोई हंसता हुआ चेहरा आ गया, कोई रोता हुआ आ गया, कोई ताश का पत्ता आ गया। ठीक है, इस तरह से अलग अलग कुछ सिंबल्स आ जाते हैं जो आपके कीबोर्ड पे नहीं, तो उनको बोलते हैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। ठीक है, तो अब हम जनरेट करेंगे, देखो प्रैक्टिकली किस तरह से जनरेट करते हैं, इनको समझते हैं। यहाँ पर आते हैं एक्सेल में। अभी मैंने बताया कि आप लिख रहे हैं 65, तो ए आ गया, आपने लिखा कैर के अंदर 66, ठीक है, तो क्या आ गया, बी आ गया। कैर के अंदर आपने लिखा 70, तो कैपिटल एफ आ गया है। इसी तरह स्मॉल में आते हैं, अगर कैर के अंदर आपने लिखा 100, तो 100 लिखने पे आपका डी आ जाएगा स्मॉल में। कैर के अंदर आपने लिखा 97, तो स्मॉल ए आ गया। इसी तरह से भी ये देखते हैं हम किस तरह से नॉन प्रिंटेबल आते हैं। तो कैर के अंदर अगर आपने मान लिया 5 लिखा तो इस तरह का सिंबल आ गया है कोई। कैर के अंदर 10 लिखा तो ब्लैंक आ गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कैर के अंदर 6 लिखा तो ये इस तरह से वैल्यू आ गई कुछ। ठीक है, तो कोई नॉन प्रिंटेबल चीज़ें आपको दिखाई लग रही होंगी, ये तो यार ये मेरे सिस्टम पे है। ठीक है, कि और का साइन आ गया, माइनस आ गया, लेकिन वो इसमें जो है फ़ॉन्ट का अलग है। ठीक है, ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है। अब हम मेन अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक था किस तरह से रैंडम कैरेक्टर जनरेट करे जाए। तो रैंडम कैरेक्टर जनरेट करने हैं, तो रैंडम कैरेक्टर के लिए आपको क्या करना है, अब हमें पता चल गया कैरेक्टर अगर आप हमको कैपिटल में चाहिए रैंडम, तो 65 से 90 तक की वैल्यू देनी पड़ेगी मुझको, और अगर स्मॉल में चाहिए तो 97 से मुझको देना पड़ेगा 122 तक। जो रैंड बिटवीन फंक्शन है, अगर मैं उसमें ये वैल्यू पास कर दूं तो क्या होगा, मेरे पास कैरेक्टर आ जाएंगे, ए टू जेड आ जाएंगे, नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? अगर मैं 65 से 90 डालूंगा रैंड बिटवीन में, तो 65 से 90 के बीच में नंबर आएंगे, ना कि कैरेक्टर आएगा। क्योंकि रैंड बिटवीन क्या कर रहा है, रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है, कैरेक्टर जनरेट नहीं कर रहा है। और मुझको क्या चाहिए, वो कैरेक्टर चाहिए। तो अगर वो 65 से 90 के बीच में मेरे पास नंबर जनरेट करके दे रहा है, तो वो नंबर को अगर मैं कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा, तो वो कैरेक्टर, अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया आपको कैर वाला, उसमें कन्वर्ट कर दूंगा तो मेरे पास रैंडम कैरेक्टर आ जाएंगे ना। ठीक है, देखो कैसे होगा। मैंने फॉर्मूला लगाया रैंड बिटवीन, ठीक है, फॉर्मूला लगाया रैंड बिटवीन, और उसमें मैंने डाल दिया 65 से 90, तो कैपिटल ए टू जेड होता है 65 से 90। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 65 टू 90 डाल दिया। तो ये इक्वल टू रैंड बिटवीन जो होगा, मेरे पास कोई नंबर देगा 65 से 90 के बीच का। तो मान लिया इसने मुझको 70 दे दिया, ठीक है, और अगर मैं इस 70 को कैर पे लगा दूं तो क्या आएगा, एफ आ जाएगा ना, कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यही मुझको करना है, ये ट्रिक है। तो इस तरह से अगर मुझको 2 बार नहीं लिखना होगा, मैं ये 70 कैसे आया, इससे आया, तो इस 70 की जगह अगर यही लिख दूं कि रैंड बिटवीन कैसे है, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी ना। तो अब देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया वो बन गया कैर, और 70 जहां से आ रहा है वो किससे आ रहा है, रैंड बिटवीन से आ रहा है। तो रैंड बिटवीन में 65 टू 90 कर दिया। ठीक है, तो इससे एक नंबर जनरेट हो रहा है,
और वो नंबर किस में कन्वर्ट हो रहा है, कैरेक्टर में कन्वर्ट हो रहा है। तो मेरे पास ए से जेड के बीच का कोई नंबर आ जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे एक कैरेक्टर फंक्शन है और उस कैरेक्टर फंक्शन के अंदर रैंड बिटवीन फंक्शन है। तो जब फंक्शन के अंदर फंक्शन या फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं नेस्टेड फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला इनसाइड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेस्टेड फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा नेस्टेड फॉर्मूला। ठीक है, या नेस्टेड फंक्शन इसके लिए हो गया, यानी फंक्शन इनसाइड फंक्शन। ठीक है, ये होता है। तो अब देखते हैं इसको कैसे हम प्रैक्टिकली जनरेट करके आपको दिखाएंगे। यहां पर आते हैं, मुझको इस एरिया में, इतने एरिया में चाहिए कोई भी रैंडम कैरेक्टर जनरेट हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एक सेल ले ली मैंने यहां पर इक्वल टू कैर, बाहर वाला जो था बाद में, जो बाद में करनी है उसको पहले लिख दो सबसे। ठीक है, जब भी नेस्टेड की बात होती है तो नेस्टेड का एक रूल होता है, जो सबसे बाद में फंक्शन ऑपरेट होगा, ठीक है, वो फंक्शन सबसे पहले लिखना है, क्योंकि अंदर से कैलकुलेट होकर आती है वैल्यू। तो मैंने लिखा कैर, ठीक है, और इसके अंदर लिख दिया रैंड बिटवीन। ठीक है, तो रैंड बिटवीन में मैंने लिख दिया 0 से लेकर यहाँ पर वो 65 से लेकर 90 तक, कैपिटल A to Z निकालने हैं मुझको। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट बंद किया और एंटर कर दिया, तो क्या आया मेरे पास, S आ गया है। अब इसी तरह से मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट करा और कंट्रोल R और कंट्रोल D कर दिया, तो ये रैंडम कैरेक्टर जनरेट हो गया। देखिए अलग अलग कैरेक्टर आ गए ना, A से Z के बीच के हर सेल में अलग अलग जैसे नंबर आ रहे थे, इस बार कैरेक्टर आ गए हैं। अब इसको उसी तरह से बाद में पेस्ट वैल्यू करना होता है कि कॉपी करेंगे और यहीं पर पेस्ट वैल्यू कर देंगे, तो ये हमारा रैंडम कैरेक्टर सेट जनरेट करना हो गया। ठीक है, बहुत इजी है, एक रैंडम नंबर को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, अगर स्मॉल में करना तो 65 90 की जगह क्या लेना है आपको, 97 to 122 लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब हमने सीखा है अभी कि रैंडम नंबर कैसे जनरेट हो रहे हैं, रैंडम कैरेक्टर कैसे जनरेट हो रहे हैं। अब हम रैंडम डेट जनरेट करना सीखेंगे। ठीक है, अगर मुझको दिया गया इस तरह से कि एक डेटा तैयार कीजिए आप, कोई रैंडम डेटा जिसमें मेरे पास 50 एम्प्लॉयज हैं या स्टूडेंट्स हैं या 500 हैं, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है। ठीक है, एम्प्लॉय हैं तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ बर्थ कुछ भी टाइप करनी है। तो आपको अगर डेट में टाइप करना पड़ेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक डेट को लिखने के लिए आपको 9, 5, 2000 या 1900 जो भी करनी होगी वो टाइप करेंगे आप, तो टाइप करने पे 500, 600 का बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि किस तरह से हम क्विकली डेट को जनरेट करेंगे। ठीक है, रैंडम फंक्शन के थ्रू रैंडम डेट कैसे जनरेट होती है वो देखेंगे। ठीक है गाइस, तो उसके लिए हमें डेट के बारे में, जैसे कैरेक्टर को समझने के लिए मुझको ASCII कैरेक्टर समझने पड़े, ठीक है, रैंडम कैरेक्टर जनरेट करने के लिए, इसी तरह रैंडम डेट जनरेट करने से पहले मुझको डेट का कॉन्सेप्ट समझना है, किस तरह से डेट वर्क करती है एक्सेल में। ठीक है, तो डेट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए अब हम देखते हैं, पहले आपको कुछ थियोरेटिकल चीजें समझाते हैं डेट के कॉन्सेप्ट की। देखिए, जो एक्सेल में डेट होती है, आप सबसे पहले ये तो नोट कर लो, मैंने आपको एक्सेल के फर्स्ट लेक्चर में डेट के बारे में बताया था। ठीक है, जब मैंने डेट को लिखने के लिए कि AUG 2016 लिखिए, किस तरह से लिखते हैं उसके बारे में आपको बताया था। तो वहां पर मैंने ये भी कहा था कि एक्सेल में जो डेट होती है वो स्टार्टिंग डेट 1 जनवरी सन 1900 होती है। ठीक है, जो एक्सेल के अंदर फर्स्ट डेट क्या है, 1 जनवरी 1900 है, ये फर्स्ट डेट है। तो डेट के जितने भी ऑपरेशन होंगे, जितने भी फंक्शन होंगे, एक्शंस होंगे, वो किस पे डिपेंड करते हैं, 1 जनवरी 1900 पे डिपेंड करते हैं। तो डेट को अगर आपको समझना तो 1 जनवरी 1900 पे गांठ बांध लो कि मोस्टली जो फंक्शन है वो इसी पे काम करते हैं। ठीक है, 1 जनवरी 1900 पे काम करेंगे, तो कैसे काम करेंगे वो हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है,
डेट के को आपको लिखना तो 3 चीजें हैं उसमें, एक डेट है, एक मंथ है और एक ईयर है। ठीक है, तो आपको अगर डेट टाइप करनी है तो अगर मान लिया आपको करंट डेट ही लिखनी है तो करंट डेट को टाइप करने का एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन लगा देते हैं आप। ठीक है, ये करंट डेट की है। नॉर्मली आपको डेट टाइप करनी है एक्सेल में तो आप जो भी फॉर्मेट आपके सिस्टम का है, DDMM है या MMDD है, उसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे। हमारे सिस्टम में जो है MMDD का चल रहा है तो मैं MMDD से करता हूँ। मोस्टली सिस्टम में बाय डिफॉल्ट MMDD का होगा तो या MDD का होगा। तो मेरे सिस्टम में जो अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर है MD और YY का, इस फॉर्मेट में आ रही है। ठीक है, तो M मतलब हो गया पहले मंथ लिखा जा रहा है, फिर D मतलब डेट लिखी जा रही है और YY मतलब ईयर लिखा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी आप कुछ समझ लेना डेट में क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो वो डेट के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए क्या करेंगे, आपको इसका डेट का कुछ समझना है, फिर डेट जनरेट करनी है रैंडमली, तो उसके लिए कम से कम आपको 20-25 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये जो डेट का कॉन्सेप्ट है ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे किस तरह से डेट जनरेट करी जाएंगी और किस तरह से ये कैलकुलेट करा जाएगा कि आप कितने दिन के हो गए या वो आपका फ्रेंड्स कितने दिन का है। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं या किसने कितने दिन काम किया है। इस तरह के डेट के बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन होते हैं तो वो हमें देखने हैं किस तरह से यूज करेंगे। तो उन फंक्शंस को करने के लिए हमें अभी, क्योंकि इस लेक्चर में जो है टाइम कम रह जाएगा, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डेट के बारे में पढ़ेंगे और डेट को रैंडमली जनरेट करेंगे वहां से। तो तब तक के लिए आपको अगर यहाँ से ये इसको समझ लेना कि आप रैंडम नंबर और रैंडम कैरेक्टर कैसे, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो डेट का बहुत क्विकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप क्वेरी को मेल कर सकते हैं अपनी mail@studykhazana.com पर। थैंक यू वेरी मच ये देखने के लिए, और आप इसको अच्छी तरह से पढ़ के आना। तो इसके क्वेश्चंस क्या होंगे, किस तरह से वर्किंग होगी, वो आप हमारी वेबसाइट्स पे भी देख सकते हैं। आपको असाइनमेंट मिलेगा, उस असाइनमेंट्स को आपको करना है और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डेट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।